तो चलिए अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का ए आप ध्यान से पढ़ो। बोल रहा है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉन्टैक्ट प्रेशर। कॉन्टैक्ट प्रेशर क्या है, और आगे क्वेश्चन में बोल रहा है कि फ्लेक्सिबल और रिजिड फुटिंग, ड्रॉ द कॉन्टैक्ट प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम फॉर फ्लेक्सिबल एंड रिजिड फुटिंग ऑन सैंड और क्ले। उसके बाद आपको डायग्राम बनाना है किसका, कॉन्टैक्ट प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन का। बेसिकली ये क्वेश्चन एग्जामिनर को इसमें नहीं डालना चाहिए था। ये क्वेश्चन फुटिंग और फाउंडेशन चैप्टर का है, जो कि आपको सेमेस्टर 6 में पढ़ना था। तो अब दे दिया है तो क्या करें, हम इसको चलिए फटाफट से कर लेते हैं। कुछ है नहीं इसमें। देखो कॉन्टैक्ट प्रेशर किसको कहते हैं, आप लोग ध्यान से समझो। देखो इसको बोलते हैं फुटिंग। फुटिंग को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फुटिंग बोलो या फाउंडेशन बोलो सब सेम है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फुटिंग। जब हम फुटिंग को सॉइल में प्लेस करते हैं, देखो ये है मेरा ग्राउंड लेवल, ये ग्राउंड लेवल। बिल्डिंग का जो लोड होगा इसके ऊपर लगेगा, और इसके ये जो होगा बिल्डिंग का लोड जो होगा फुटिंग के सहारे सॉइल में चला जाएगा। अब सॉइल के ऊपर तो लोड पड़ रहा है, सुपर स्ट्रक्चर सब स्ट्रक्चर इस सब का लोड फाउंडेशन के थ्रू सॉइल में जा रहा है। इसका जो लोड होगा वो सॉइल के नीचे मिट्टी में जाएगा, और मिट्टी क्या करेगा, जितना लोड इसके ऊपर आ रहा होगा उसी के डायरेक्शन में लोड सॉइल भी लगाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में। और इसी लोड को हम बोलते हैं कॉन्टैक्ट प्रेशर। कॉन्टैक्ट, इसी को बोलते हैं हम लोग कॉन्टैक्ट प्रेशर। तो चलिए फटाफट से, यही लिखा हुआ है, अब हम समझा देते हैं आप लोग को। देखो कॉन्टैक्ट प्रेशर किसको बोलेंगे, ध्यान से देखना। और एग्जाम में भी आप ऐसा ही लिखना, ऐसे लिखोगे तो फुल में फुल नंबर लेके दे देगा आपको। देखो कॉन्टैक्ट प्रेशर मस्ट एक बॉक्स बना देना और लिखना स्टार्ट करना। बोला जनरली लोड फ्रॉम द स्ट्रक्चर आर ट्रांसफॉर्म टू द सॉइल। देखो हम अभी बताए लोड क्या होता है, लोड क्या होता है, सॉइल में ट्रांसफर हो जाता है। किसके द्वारा, फुटिंग के थ्रू। फुटिंग के थ्रू जितना भी लोड होगा स्ट्रक्चर का वो सॉइल में ट्रांसफर हो जाएगा। उसके बाद क्या करेगा, एज अ रिएक्शन ऑफ दिस लोड, उस लोड के रिएक्शन, वो जो लोड होगा सॉइल में ट्रांसफर हो रहा होगा मेरा लोड, सॉइल एक्सर्ट अपवर्ड प्रेशर ऑन द बॉटम ऑफ सरफेस ऑफ द फुटिंग। अब मेरा सॉइल क्या करेगा, वो भी अपवर्ड डायरेक्शन में एक प्रेशर लगाएगा, उसी प्रेशर को हम लोग बोलते हैं कॉन्टैक्ट प्रेशर। बॉटम सरफेस ऑफ द फुटिंग व्हिच इज टर्म्ड एज कॉन्टैक्ट प्रेशर। ठीक है, देखो अब इसको एक डायग्राम से समझो। देखो इसको हम बोले थे ये है मेरा फुटिंग, ये इस फुटिंग को हम ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं। देखो ये है मेरा फुटिंग, ठीक है, ये है मेरा फुटिंग होगा तो इसका भी कुछ वजन होगा, उसको हमने बोल दिए हैं W। और बिल्डिंग का कुछ लोड तो होगा ना, उस लोड को हम P से डिनोट कर रहे हैं, यहाँ पर लिख लेना लोड। ठीक है, और इस लोड के वजह से जितना भी सॉइल का लोड होगा, कहते हैं सॉइल का लोड होगा, जितना भी बिल्डिंग का लोड होगा, जितना भी स्ट्रक्चर का लोड होगा, वो फुटिंग के सहारे सॉइल में ट्रांसफर हो जाएगा। अब उसके अपोजिट डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में सॉइल भी अपना एक रिएक्शन प्रोड्यूस करेगा अपवर्ड डायरेक्शन में। देखो ये अपवर्ड डायरेक्शन में सॉइल भी फुटिंग के ऊपर रिएक्शन लगा रहा है, और इसी रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं कॉन्टैक्ट प्रेशर। ठीक है, तो अब कॉन्टैक्ट प्रेशर क्या है आपको समझ में आ गया होगा। अब बोल रहा है क्वेश्चन में, ड्रॉ द कॉन्टैक्ट प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम फॉर फ्लेक्सिबल एंड रिजिड फुटिंग। और सैंड और क्ले के लिए आपको डायग्राम बनाना है, तो फटाफट से पहले हम रिजिड और दोनों के लिए बना लेते हैं। सबसे पहले देखो कॉन्टैक्ट प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है ना आपको, दिख रहा है। सबसे पहले देखो कॉन्टैक्ट प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम फॉर, सबसे पहले रिजिड फुटिंग के लिए डायग्राम बनाते हैं। देखो रिजिड फुटिंग में क्या होगा, देखो इन रिजिड फुटिंग सेटलमेंट इज यूनिफॉर्म बट कॉन्टैक्ट प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड अपॉन सॉइल। देखो रिजिड फुटिंग में क्या होता है, रिजिड फुटिंग में मेरा सेटलमेंट यूनिफॉर्म होता है। सबसे पहले इसको ऐसे समझो, इसको ऐसे समझो। देखो ये है मेरा फुटिंग को ऐसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये है मेरा फुटिंग। जब इसके ऊपर लोड पड़ेगा तो इसमें कुछ सेटलमेंट होगा। देखो पहले था ग्राउंड लेवल ये इसका, अब देखो इतना ये सेटलमेंट कर गया। पहले फुटिंग यहाँ पर था, अब फुटिंग यहाँ पे आ गया, तो इसमें सेटलमेंट जो होता है ना वो यूनिफॉर्म होता है। सेटलमेंट
यूनिफॉर्म होता है, बट इसका जो कॉन्टैक्ट प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम होता है कुछ इस तरह से बनता है। देखो कॉन्टैक्ट प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम यहाँ पे बहुत कम है, धीरे धीरे जैसे जाएंगे वो बढ़ते जाएगा। ये यहाँ पे आके ये सेंटर में कॉन्टैक्ट प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन सबसे बड़ा होगा, और इसको बोलेंगे एज पे देखो बहुत छोटा है, ठीक है। ये हो जाएगा कॉन्टैक्ट प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। तो ये था सैंडी सॉइल के लिए। आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, सारा का सारा आपको लिखा हुआ मिलेगा। देखो इन रिजिड फुटिंग सेटलमेंट इज यूनिफॉर्म बट कॉन्टैक्ट प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड्स अपॉन सॉइल। सेटलमेंट यूनिफॉर्म है। देखो ये मेरा एक फुटिंग है, उसको बोले हैं रिजिड फुटिंग। पहले इसका ग्राउंड लेवल यहाँ पर था, देखो इतना सेटलमेंट हो गया। कहीं भी देख लो आप लोग, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, कहीं भी देखो सेटलमेंट सब जगह सेम हो रहा। बट कॉन्टैक्ट प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम देखो यहाँ पे छोटा है, यहाँ पे कम है, बट मिडिल में सबसे ज़्यादा हो रहा है। ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, रिजिड फुटिंग में कॉन्टैक्ट प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे ज़्यादा होता है इन सैंडी सॉइल, तो मिडिल में सबसे ज़्यादा होता है। कॉन्टैक्ट प्रेशर डायग्राम कुछ इस तरह से बन गया, ठीक है। ये था किसके लिए, ये है मेरा सैंडी सॉइल के लिए। अब फटाफट से हम देख लेते हैं क्लेई सॉइल के लिए। देखो देख लेते हैं पहले। आओ, दिख रहा है आप लोग को? हाँ देखो, ये है मेरा रिजिड फुटिंग था। अब क्लेई सॉइल के लिए क्या होगा, रिजिड फुटिंग में सेटलमेंट तो सब जगह यूनिफॉर्म है। देखो सब जगह यूनिफॉर्म सेटलमेंट है, यहाँ भी उतना ही है, यहाँ भी उतना ही है, यहाँ भी उतना ही है, हर एक जगह उतना ही है। बट क्लेई सॉइल में क्या होता है ना, सैंडी सॉइल का जस्ट उल्टा कॉन्टैक्ट प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बन जाता है। कुछ इस तरह से बनता है। देखो एज पे कॉन्टैक्ट प्रेशर बहुत ज़्यादा, एज पे बहुत ज़्यादा है, और सेंटर पे बहुत कम है। यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग कॉन्टैक्ट प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन, कॉन्टैक्ट प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम, ठीक है। अब चलिए फटाफट से अब हम लोग देख लेते हैं कॉन्टैक्ट प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम फॉर फ्लेक्सिबल फिटिंग। फ्लेक्सिबल फुटिंग में कैसा होगा कॉन्टैक्ट प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम, उसको देख लेते हैं। देखो सबसे पहले फ्लेक्सिबल फुटिंग सेटलमेंट इज, देखो दो बार सेटलमेंट आ गया है, तो एक बार आप लोग हटा देना। सेटलमेंट इज डिपेंड अपॉन टाइप ऑफ सॉइल। इसमें सेटलमेंट डिपेंड करेगा उस रिजिड फुटिंग में क्या था, सेटलमेंट यूनिफॉर्म है, बट फ्लेक्सिबल फुटिंग में सेटलमेंट डिपेंड कर रहा है कि वो सॉइल कैसा है, सॉइल मेरा क्ले है कि सॉइल मेरा सैंडी है, ठीक है। देखो बट कॉन्टैक्ट प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन इज सेम, उसका मतलब जस्ट उल्टा है। उसमें क्या था, सेटलमेंट सेम था, इसमें सेटलमेंट सेम नहीं है। उसमें कॉन्टैक्ट प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग था, बट इसमें कॉन्टैक्ट प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, सेम है। देखो ये सैंडी सॉइल के लिए है, ठीक है। देखो ये मेरा फुटिंग था, और देखो इस तरह से सेटलमेंट हो रहा है सॉइल का। एज पे सबसे ज़्यादा हो रहा है सेटलमेंट, देखो एज पे इतना है। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं मिडिल की ओर जा रहे हैं, सेटलमेंट कम होता रहा है। यहाँ पे सेटलमेंट बहुत कम है, बट यहाँ पे देखो कॉन्टैक्ट प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम, यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हर एक जगह सेम है। तो CPM का मतलब होता है कॉन्टैक्ट प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये हो गया सैंडी सॉइल के लिए। अब फटाफट से क्लेई सॉइल के लिए भी देख लेते हैं। क्लेई सॉइल के लिए देखो ये मेरा फ्लेक्सिबल फुटिंग है, कॉन्टैक्ट प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन तो हर एक जगह सेम है। ये तो मतलब डेफिनेशन में ही देख लिए थे हम लोग, हर एक जगह कॉन्टैक्ट प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन सेम है। बट देखो सेटलमेंट इसका जस्ट उल्टा है। यहाँ पे क्या है, सेटलमेंट यहाँ पे मिड में बहुत ज़्यादा हो रहा है, बट एज में बहुत कम है। तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर, कितना था ये क्वेश्चन नंबर, रुको हम बता रहे हैं। ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 2 का ए। तो चलिए इस यहीं पे करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का ए को समाप्त, और अगले वीडियो में हम लोग फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन को कर लेंगे।
तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का बी को कर लेते हैं, फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन में जो गिवन डाटा है उसको हम लिखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। तो चलिए फटाफट से इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए हमको बोल रहा है कैलकुलेट द वर्टिकल स्ट्रेस एट अ पॉइंट पी। जब आप लोग वर्टिकल स्ट्रेस एक चैप्टर है उसको आप पढ़े होंगे तो ये सवाल आसानी से आपको बन गया होगा। नहीं भी पढ़े हैं तो आप लोग इस वीडियो को देखिए, काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा इस क्वेश्चन जो दिया हुआ उसको सबसे पहले हम लोग लिखते हैं। बोला कैलकुलेट द वर्टिकल स्ट्रेस एट अ पॉइंट पी एट अ डेप्थ ऑफ 2.5 मीटर। देखो जो दिया हुआ है उसको सबसे पहले हम लोग लिखते हैं। क्या दिया हुआ है? डेप्थ कितना दिया हुआ है? डेप्थ 2.5 मीटर। डायरेक्टली अंडर द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर एरिया ऑफ रेडियस 2 मीटर। रेडियस भी दे दिया, रेडियस इसको हम स्मॉल r से डिनोट करते हैं और ये दिया हुआ 2 मीटर, और डेप्थ को हम z से डिनोट कर रहे हैं अभी, ठीक है। एंड सब्जेक्टेड टू ए लोड ऑफ, देखो लोड को हम q से डिनोट कर रहे हैं और ये दे दिया है 100 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद आल्सो कैलकुलेट द वर्टिकल स्ट्रेस एट अ पॉइंट Q व्हिच इज एट सेम डेप्थ ऑफ 2.5 मीटर एंड 2.5 मीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द लोडेड एरिया, ठीक है। तो देखो सॉल्व इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर जो गिवन डाटा था उसको हम लिख लिए। इसमें बोल रहा है सर्कुलर एरिया, तो एक सर्कुलर एरिया हम सबसे पहले डिफाइन करते हैं, ठीक है। और इसका जो रेडियस है उसको हम मान लेते हैं r, ठीक है। और बोल रहा है एट अ डेप्थ ऑफ 2.5 मीटर डायरेक्टली अंडर द सेंटर ऑफ द सर्कुलर एरिया। देखो ये है मेरा सर्कल, इसका सेंटर कितने, ये है, इसका सेंटर में होगा और इससे डायरेक्टली 2.5 मीटर पे इसको हम z मानते हैं। z बराबर कितना था मेरा? 2.5 मीटर पे यहाँ पे वर्टिकल स्ट्रेस क्या होगा ये हमको फाइंड करना था। तो ये था मेरा सर्कुलर एरिया के जस्ट z बराबर 2.5 मीटर के ऊपर हमको वर्टिकल स्ट्रेस निकालना था। तो देखो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो ये था मेरा रेडियस और ये था मेरा डेप्थ। अगर हम इसको यहाँ से यहाँ मिला देते हैं तो ये हो जाएगा और ये एंगल बन जाएगा मेरा अल्फ़ा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग कॉस अल्फ़ा निकालते हैं। कॉस अल्फ़ा क्या हो जाएगा यहाँ से? देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर हाइपोटेनस और ये है मेरा परपेंडिकुलर बेस और ये हाइपोटेनस। तो पाइथागोरस फॉर्मूले से ये हो जाएगा r स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग कॉस अल्फ़ा निकालते हैं सबसे पहले। तो कॉस अल्फ़ा हो जाएगा z अपॉन अंडर रूट r स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। सबका वैल्यू पुट कर देते हैं। z का मान 2.5 अंडर रूट रेडियस कितना था मेरा 2 का स्क्वायर प्लस डेप्थ कितना था 2.5 का स्क्वायर। इसको आप जब सॉल्व करोगे तो ये आएगा 0.78 निकल के, ठीक है। अब एक कांस्टेंट फैक्टर होता है के बी निकालते हैं। इसका फार्मूला होता है 1 माइनस कॉस क्यू अल्फ़ा। सबका वैल्यू पुट कर दो। 1 माइनस के बी कॉस अल्फ़ा या 0.78 का क्यूब। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 0.525। अब देखो हमको निकालने के लिए क्वेश्चन में बोल रहा था वर्टिकल स्ट्रेस एट अ डेप्थ ऑफ 2.5 मीटर। तो यहाँ पे वर्टिकल स्ट्रेस कितने पे 2.5 मीटर पे निकाल देते हैं। इसका फार्मूला होगा के बी इंटू क्यू। देखो के बी निकाले हैं 0.525 और मेरा जो लोड था कितना दिया होता है 100 क्वेश्चन में। तो यहाँ पे के बी का मान 0.525 यहाँ से और लोड का मान आ गया 100। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आएगा 52.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर 52.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ गया। और इसका जो ये सेकेंड पार्ट है आल्सो कैलकुलेट अ वर्टिकल स्ट्रेस एट अ पॉइंट क्यू व्हिच इज एट सेम डेप्थ ऑफ 2.5 मीटर एंड 2.5 मीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द लोडेड एरिया। इसका जो आंसर है वो हम वीडियो के लास्ट में दे देंगे, ठीक है। तो यहीं पे करते हैं इस वीडियो को समाप्त और अगला जो क्वेश्चन है मेरा 3, आप लोग उसको देखिए। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का ए देख लेते हैं। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का ए को। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का ए में हमसे पूछ रहा है
कि डिफाइन थिक्सोट्रॉपी, सेंसिटिविटी एंड एक्टिविटी नंबर। ये जो हमारा चैप्टर है सॉइल वाटर रिलेशनशिप, उससे ये क्वेश्चन दिया गया है। तो चलिए फटाफट से इसको सॉल्व कर लेते हैं। ध्यान से समझो। थिक्सोट्रॉपी, थिक्सोट्रॉपी किसको कहते हैं, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक सॉइल है, कहीं भी सॉइल प्लेस्ड है, ठीक है। अब हम उसको रिमॉल्ड कर लिए, उसको एक्सकेवेट करके वहाँ से हटा लिए। अब क्या हुआ, सॉइल में पहले सॉइल मेरा कम्पैक्ट था, उसमें स्ट्रेंथ था। अब सॉइल को जब हम वहाँ से रिमॉल्ड करेंगे, सॉइल को वहाँ से एक्सकेवेट करेंगे, हिंदी में बोले तो सॉइल को डिस्टर्ब करेंगे, वहाँ से उखाड़ेंगे, तो सॉइल में क्या होगा, स्ट्रेंथ लॉस होगा, उसका स्ट्रेंथ लॉस हो जाएगा सॉइल का। और उसके बाद सॉइल में कुछ दिनों के बाद खुद ब खुद अपने आप उसमें स्ट्रेंथ आ जाएगा, अगर हम सॉइल को वैसा ही छोड़ दें। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, जब हम किसी को, जैसे मान लीजिए एक ऐसे एग्जांपल में समझ लो, हमको एक पाइप को सॉइल में गाड़ना है, तो क्या करें, सॉइल को हटाए, वहाँ से एक होल बनाए। अब होल बना के मिट्टी को वहीं पे छोड़ दिए। अब कुछ दिन के बाद अगर हम वैसा ही मिट्टी को छोड़ दें, तो मिट्टी खुद ब खुद अपना केमिकल ओरिएंटेशन लेके अपना स्ट्रेंथ फिर से वापस गेन कर लेगा। वहीं पर जब देखे होंगे सॉइल जब उखाड़े होंगे तो सॉइल मेरा पूरा लूज हो गया होगा, बट कुछ दिन के बाद सॉइल अपने आप कॉम्पैक्ट हो जाएगा थोड़ा बहुत, तो वो हो जाएगा, सॉइल में मेरा स्ट्रेंथ आ जाएगा। तो उसी को बोलते हैं थिक्सोट्रॉपी। देखिए, when the loss of shear strength due to remolding of soil can be regained if the soil is left undisturbed for some time is called थिक्सोट्रॉपी। जो बात अभी हम आपको बताए वही बात लिखा हुआ है। देखिए, बोल रहा है when the loss of shear strength ड्यू टू रिमॉल्डिंग ऑफ सॉइल। रिमॉल्डिंग मतलब एक्सकेवेट करना, उखाड़ना। जब हम सॉइल को रिमॉल्ड करते हैं उसके बाद कैन बी रीगेन्ड इफ द सॉइल इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम। सॉइल को हम वैसे ही कुछ समय के लिए छोड़ देंगे तो क्या होगा, उसमें फिर से स्ट्रेंथ आ जाएगा। उसको बोलेंगे अपना स्ट्रेंथ को फिर से वो क्या कर लेगा, रिगेन कर लेगा, फिर से वापस अपने स्ट्रेंथ को रिगेन कर लेगा। उसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम लोग थिक्सोट्रॉपी। ठीक है, दूसरा स्टेप देखिए, रुक जाइए एक मिनट, हम देख लेते हैं आप लोग को दिख रहा है कि नहीं। दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है। अब देखिए, बोल रहा है दिस इंक्रीज इन शियर स्ट्रेंथ इज ड्यू टू रिगेन ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम ड्यू टू रीओरिएंटेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन द एब्जॉर्ब वाटर लेयर। अब देखिए, मेरा सॉइल है और सॉइल में कुछ ना कुछ वाटर मॉलिक्यूल होगा ही। आप कितना भी सॉइल को ड्राई कर दो, उसमें कुछ ना कुछ उसमें वाटर मॉलिक्यूल रहता है। उसी वाटर मॉलिक्यूल के कारण सॉइल अपने स्ट्रेंथ को फिर से रिगेन कर लेता है। उसी को हम लोग बोलते हैं थिक्सोट्रॉपी। ठीक है, इसमें बोल रहा था थिक्सोट्रॉपी डिफाइन करने, तो हम थिक्सोट्रॉपी डिफाइन कर लिए। अब बोल रहा है सेंसिटिविटी किसको कहते हैं, ध्यान से देखिए सेंसिटिविटी किसको बोलेंगे। देखिए, इट इंडिकेट डिग्री ऑफ डिस्टर्बेंस क्रिएटेड और लॉस ऑफ शियर स्ट्रेंथ ऑन रिमॉल्डिंग। सेंसिटिविटी एक टर्म है, ये बताता है सॉइल में कितना स्ट्रेंथ लॉस हो गया है, उसको ये इंडिकेट करता है सेंसिटिविटी। तो इट इंडिकेट डिग्री ऑफ डिस्टर्बेंस, कितना सॉइल मेरा डिस्टर्ब हुआ है, क्रिएटेड और द लॉस ऑफ शियर स्ट्रेंथ, उसके वजह से सॉइल में मेरा कितना लॉस हुआ, उसी को हम लोग बोलते हैं सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी का देखिए ये फार्मूला होता है। सेंसिटिविटी का हम लोग एस और टी से डिनोट करते हैं। क्यू यू रिमॉल्डेड अपॉन क्यू यू, सॉरी यहाँ पे क्यू यू अनडिस्टर्ब्ड होगा, यहाँ पे अनडिस्टर्ब्ड, क्यू यू अनडिस्टर्ब अपॉन क्यू यू रिमॉल्डेड। ठीक है, यहाँ पर क्यू है अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। अगर आप पढ़े होंगे तो ये सब चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, अब है मेरा एक्टिविटी नंबर। एक्टिविटी नंबर किसको कहते हैं, देखिए जब हम कोई सॉइल है, अगर उसमें पानी दे देंगे तो सॉइल मेरा क्या जाएगा, स्वेल कर जाएगा, सॉइल मेरा फैल जाएगा। और उसको ड्राई कर देंगे तो सॉइल मेरा क्या होगा, सिकुड़ जाएगा, श्रिंक कर जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं एक्टिविटी नंबर। मतलब बेसिकली एक्टिविटी नंबर से हम लोग सॉइलिंग और श्रिंकेज प्रॉपर्टी सॉइल का निकालते हैं या फिर स्टडी करते हैं। तो इट इज़ यूज टू स्टडी द सॉइलिंग एंड श्रिंकेज प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल।
ठीक है। अब देखिए इस एक्टिविटी नंबर किसको कहेंगे, तो एक्टिविटी नंबर रेशियो होता है किस किस का, प्लास्टिसिटी इंडेक्स और परसेंटेज क्ले पार्टिकल का। ठीक है, तो आप लोग ऐसे करके लिख लो, यहाँ पे एक्टिविटी नंबर होता है प्लास्टिसिटी इंडेक्स, इसको आईपी से डिनोट करते हैं, अपॉन परसेंटेज क्ले पार्टिकल। तो ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 3 का। ये थिक्सोट्रोपी क्या हुआ था, सॉइल मेरा रिमॉल्व्ड है, कुछ दिन के बाद खुद ब खुद उसमें स्ट्रेंथ आ जाएगा, तो उसको बोलते थे थिक्सोट्रोपी। सेंसिटिविटी ये बताता था कि मेरा सॉइल कितना डिस्टर्ब हो गया, उसमें कितना सॉइल में लॉस हो गया, उसको बोलते थे सेंसिटिविटी, उसका ये फार्मूला होता था। उसके बाद एक्टिविटी नंबर से हम लोग स्वेलिंग और श्रिंकेज प्रॉपर्टी को स्टडी करते थे, उसका ये फार्मूला होता था प्लास्टिसिटी इंडेक्स अपॉन परसेंटेज क्ले पार्टिकल। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का ये खत्म हो गया। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का बी कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसके बाद लिख के इसको सॉल्व कर लेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, फार्मूला पुटिंग क्वेश्चन है। देखिए जब इस टाइप का क्वेश्चन आए एग्जाम में तो कैसे करते हैं, तो सबसे पहले इसका हम आंसर लिखते हैं यहाँ पे। देखो सबसे पहले इसको पढ़ो, बोला अ वेल पेनिट्रेट्स इनटू एन अनकन्फाइंड एक्वाफर। देखो कभी कभी कन्फाइंड एक्वाफर दे देगा क्वेश्चन में, कभी कभी अनकन्फाइंड एक्वाफर दे देगा, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। देखो अनकन्फाइंड एक्वाफर यहाँ पे बोल रहा है, एक्वाफर हैविंग ए सैचुरेटेड डेप्थ ऑफ 100 मीटर। सबसे पहले जो दे दिया है वो लिख लेते हैं। देखो दिया है मेरा सैचुरेटेड डेप्थ, सैचुरेटेड डेप्थ को हम एच से डिनोट कर रहे हैं, ये है मेरा 100 मीटर। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है, देखो ये मेरा इस टाइप का फिगर है, देखो ये मेरा वेल है और ये है मेरा वेल, ये वेल है ना, ये है मेरा वेल और यहाँ है वाटर लेवल और इसका जो डेप्थ दिया है वो है मेरा 100 मीटर। ठीक है, अब बोल रहा है डिस्चार्ज 250 लीटर पर मिनट एट 12 मीटर ड्रॉ डाउन। देखो जब 12 मीटर ड्रॉ डाउन होता है उस टाइम डिस्चार्ज मेरा है 250 लीटर पर मिनट। तो यहाँ पर लिख देते हैं व्हेन ड्रॉ डाउन होता है मेरा कितना 12 मीटर, उस टाइम मेरा डिस्चार्ज, देखो डिस्चार्ज को हम स्मॉल क्यू से डिनोट कर रहे हैं, उस टाइम मेरा डिस्चार्ज है कितना 250 लीटर पर मिनट, 250 लीटर पर मिनट। देखो 1 मीटर क्यूब होता है 10⁻³ लीटर, तो इसको मीटर क्यूब में बदल दो, तो 250 गुना 10⁻³ ये हो जाएगा मेरा 0.25 मीटर क्यूब पर मिनट। ठीक है, अब उसके बाद बोल रहा है ये जो मेरा कंडीशन है वो इक्विलिब्रियम है। उसके बाद बोला होमोजीनियस भी है। और जब बोल रहा है जब 18 मीटर ड्रॉ डाउन होगा तो उस टाइम डिस्चार्ज क्या होगा। देखो जब हमसे पूछ रहा है कि व्हेन ड्रॉ डाउन कितना 18 मीटर, उस टाइम डिस्चार्ज क्या होगा, ये हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। देखो इसको बोल रहे हैं हम लोग Q1 और इस टाइम जो डिस्चार्ज निकालना है उसको हम लोग बोल देते हैं Q2। देखो सबसे पहले देखो मेरा डिस्चार्ज का फार्मूला क्या होता है अनकन्फाइंड एक्वाफर के लिए। देखो सबसे पहले Q को हम लोग बोलते हैं डिस्चार्ज, इसका फार्मूला होता है K पाई H² माइनस H0 का स्क्वायर। ठीक है, बटे 2.303 log बेस 10 R/R0, ये मेरा फार्मूला होता है। देखो ये मेरा डिस्चार्ज का फार्मूला है, बस अब इसको आराम से बॉक्स बना दो। ठीक है, देखो इसमें जो इसका जो रेडियस होगा और इसका जो ये छोटा और कैपिटल आर, ये दोनों के लिए कंडीशन सेम है। देखो इक्विलिब्रियम फ्लो है ना, जब 12 मीटर ड्रॉ डाउन हो रहा, 18 मीटर ड्रॉ डाउन हो रहा, उस टाइम सब के लिए आर और कैपिटल आर सेम होगा, लॉग नेट ये सब सारा का सारा चीज़ सेम होगा। बट किसमें ड्रॉ डाउन हो रहा, जब ड्रॉ डाउन हो रहा तो हो जाएगा मेरा H और H0, बस इसी में तो चेंज आएगा और सब तो कांस्टेंट है। तो यहाँ से मेरा Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखो K कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, 2.303 log 10 R/R0, सारा का सारा टर्म कांस्टेंट है। बट
Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H माइनस H नोट, ठीक है, इसका स्क्वायर, यहाँ पर इसका स्क्वायर होगा, हम उल्टा लिख दिए थे, ठीक है। Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखो ये सारा का सारा चीज़ टर्म कांस्टेंट है, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H स्क्वायर माइनस H नोट का स्क्वायर, ठीक है। अब सबसे पहले H तो हमको पता है, H पता है हमको 100 मीटर, देखो H मेरा 100 मीटर था, सेचुरेटेड डेप्थ। अब हमको निकालना है H नोट। सबसे पहले यहाँ से हम लोग हमको देखो, यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको Q1 बाई Q2 बराबर H माइनस H1 इसका स्क्वायर बटे H माइनस H2 का स्क्वायर। इसी को लिख दिए हैं, देखो H तो सेचुरेटेड डेप्थ था, H नोट वो ड्रॉ डाउन होता था, वो वाला है। Q1 बाई Q2 बराबर H स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर होगा, H स्क्वायर माइनस H1 के स्क्वायर बटे H स्क्वायर माइनस H2 के स्क्वायर। अब सबसे पहले हम H1 और H2 निकालो, देखो H1 H माइनस ड्रॉ डाउन, H माइनस ड्रॉ डाउन, H कितना था 100 मीटर, ड्रॉ डाउन सबसे पहले कितना हो रहा था, सबसे पहले ड्रॉ डाउन हो रहा था 12 मीटर, तो यहाँ पर लिखो 12, तो ये आ जाएगा, ये भी मीटर है, तो ये आ जाएगा मेरा 88 मीटर। अब फिर H2 निकाल लो, H2 H माइनस ड्रॉ डाउन, H मेरा था 100 मीटर और दूसरा कंडीशन में ड्रॉ डाउन हो रहा था मेरा कितना 18 मीटर का, तो ये भी लिख लो H माइनस 18 मीटर, तो ये हो जाएगा मेरा कितना 82 मीटर। सारा का सारा टर्म इसमें पुट कर दो, देखो Q1 क्वेश्चन में दिया हुआ था कितना 0.25 मीटर क्यूब पर मिनट, यहाँ पे पुट करो Q1, देखो दिख रहा है आपको, हाँ 0.25 अपॉन Q2, H मेरा 100 का स्क्वायर, H1 निकाले हैं 88, फिर H 100 का स्क्वायर, H2 कितना होगा 82 का स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर Q मेरा निकल के आएगा 0.363 मीटर क्यूब पर मिनट, और चूँकि 1 मीटर क्यूब में कितना होता है 10 पावर माइनस 3 लीटर। अब इसको लीटर में जब कन्वर्ट कीजिएगा आप लोग तो ये आ जाएगा Q बराबर 363 लीटर पर मिनट, ठीक है। तो इस प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 3 का ए भी कर लिए। चलिए अब फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन को भी हम लोग कर लेते हैं। तो चलिए अब हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, वो है मेरा क्वेश्चन नंबर 4 का ए। पहले 4 का ए कर लेते हैं, उसके बाद फिर 4 का बी कर लेंगे। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो ध्यान से आप लोग इस क्वेश्चन को पढ़िए, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, जो बच्चा कुछ भी नहीं पढ़ा होगा ना उसको भी ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। बस फार्मूला पुटिंग है और पुटिंग वैल्यू गेटिंग रिजल्ट टाइप का ये क्वेश्चन है। फार्मूला में सब सारा का सारा मान पुट कर दिए और इसका आंसर आ जाएगा। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़े, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं ठीक तरीका से। A horizontal stratified deposit consists of 4 layer, each uniform in itself। आपको अभी कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा, बस आप लोग पढ़ो एक बार क्वेश्चन को। The permeability of layer are इतना 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 और इतना, 4 इसका जो परमेबिलिटी है वो दिया हुआ है। उसके बाद थिकनेस दे दिया क्वेश्चन में, एंड देयर थिकनेस 5 मीटर 4 मीटर 17 मीटर एंड 6 मीटर रिस्पेक्टिवली। हमसे पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है इफेक्टिव एवरेज परमेबिलिटी ऑफ द सॉइल डिपॉजिट इन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन में क्या होगा परमेबिलिटी, ये हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं आसानी से। चलिए अब हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन देखिए, जो पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है ना उसको आप लिख लो। सबसे पहले बोल रहा है परमेबिलिटी दे दिया, सॉइल परमेबिलिटी लेयर 1 का 2 का 3 का 4 का। देखो थिकनेस चारों दिया हुआ है ना, 1 2 3 4, 5 मीटर 4 मीटर 17 मीटर 6 मीटर। 5 मीटर का परमेबिलिटी इतना है, 4 का इतना है, 17 का इतना है, 6 का इतना है। तो सबसे पहले लिखो गिवन डाटा। आप लोग एग्जाम में भी ऐसे ही बनाना, गिवन डाटा।
गिवन डाटा क्या हुआ है, परमेबिलिटी, लिख लो आराम से, परमेबिलिटी दिख रहा है ना आप लोग को, परमेबिलिटी ऑफ द लेयर, देखो परमेबिलिटी को हम लोग K से डिनोट करेंगे, देखो K1 कितना है 7.5 गुना 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब देखो K2 देखो 49 गुना 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर पर सेकेंड। K3 है मेरा 13 गुना 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर पर सेकेंड। और K4 है मेरा 17 गुना 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर पर सेकेंड। और देखो यहाँ तक तो हम कर लिए। अब देखो थिकनेस को हम लोग H से डिनोट कर रहे हैं। देखो H1, H2, H3 और H4 कितना है 5 मीटर, 4 मीटर, 17 मीटर, 6 मीटर। तो यहाँ पर लिख देते हैं 5 मीटर, 4 मीटर, 17 मीटर एंड 6 मीटर। हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है इफेक्टिव एवरेज परमेबिलिटी ऑफ द डिपॉजिट इन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन। तो सबसे पहले हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में निकाल लेते हैं, उसके बाद फिर वर्टिकल में निकाल लेंगे। लिख लेते हैं यहाँ पर एवरेज परमेबिलिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। देखो इसका फार्मूला क्या होगा, इसका फार्मूला होगा K1 H1 प्लस K2 H2 प्लस K3 H3 प्लस K4 H4। 4 गो है ना, K1 K2 K3 K4। इसी तरह अगर 5 को रहता तो K5 H5 इस टाइप का हो जाता। बट्टा में आप लोग लिखना H1 प्लस H2 प्लस H3 प्लस H4, ठीक है। अब सारा का सारा मान इसमें हम लोग पुट कर देते हैं। देखो K1 कितना है 7.5 गुना 10⁻⁻⁴ और H1 कितना है 5 गुना 5, यहाँ पे छूट गया था वो हम लिख देते हैं। देखो K2 कितना है 49 गुना 10⁻⁻⁴ गुना H2 कितना है 4। K3 कितना है 13 गुना 10⁻⁻⁴ और H3 कितना है गुना 17। K4 कितना है 17 गुना 10⁻⁻⁴ और H4 कितना है 6। देखो बट्टा H1 H2 H3 H4 H1 H2 H3 H4 5 4 17 6। अब इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए आप लोग क्या करोगे, 10⁻⁴ 10⁻⁻⁴ 10⁻⁻⁴ 10⁻⁻⁴ चारों में है तो कॉमन ले लेते हैं हम लोग। यहाँ क्या बचा 7.5 गुना 5 प्लस 49 गुना 4 प्लस 13 गुना 17 प्लस 17 गुना 6 बट्टे 5 प्लस 4 प्लस 17 के बाद ये प्लस होगा यहाँ पे 17 प्लस 6। जब आप इसको सॉल्व करोगे, देखो हम कैलकुलेटर में सॉल्व कर लेते हैं। आप लोग के पास कैलकुलेटर तो होगा ही। देखो कैसे करें, यहाँ पे आप लोग को तो दिख रहा होगा नहीं, ऐसे कर दूँ। देखो कितना है, रुक जाओ हम लोग ऐसे कर देते हैं 10⁻⁻⁴ तो लिख दो यहाँ पे 10⁻⁻⁴, ठीक है। फिर ब्रैकेट रुक जाओ यहाँ तक चलते हैं। ब्रैकेट में 7.5 गुना 5 ब्रैकेट, हाँ 7.5 गुना 5 प्लस 49 गुना 4 फिर प्लस 13 गुना 17
प्लस 17 गुना 6। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 0.05565 बट्टे में ये सबको ऐड करो, 5 + 4 + 17 + 6, तो ये आएगा 32। अब इस दोनों को सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। सॉल्व करने पर 0.05565 बट्टे 32। जब इसको सॉल्व करोगे तो आप लोग आएगा 0.001739, और ये है परमेबिलिटी का जो यूनिट है वो है सेंटीमीटर/सेकेंड। ठीक है, तो ये आ गया मेरा परमेबिलिटी किस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। हमसे क्वेश्चन में किसी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन दोनों में पूछ रहा था। तो चलिए अब हम लोग फार्मूला देख के वर्टिकल में भी निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे लिखिए आप लोग एवरेज परमेबिलिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन। इसका फार्मूला देखिए क्या होता है, H1 + H2 + H3 + H4 अपॉन H1/K1 + H2/K2 + H3/K3 + H4/K4। सब का मान पुट कर दीजिए आप लोग। 5 4 17 6 H1 + H2 + H3। यहाँ से हम लिखते हैं अब 5 + 4 + 17 + 6 अपॉन H1/K1 H2/K2 H3/K3 H4/K4। सबका मान पुट कीजिए। 5 अपॉन H1, देखो K1 कितना, तो देखिए हमने सारा का सारा वैल्यू इसमें पुट कर दिया। H1/K1 H2/K2 H3/K3 H4/K4। H1 था 5, H2 था 4, H3 था 17 और H4 था 6। K1 K2 K3 K4, K1 K2 K3 K4, इसका मान जब हम इसमें पुट करके और कैलकुलेटर में जब आंसर लाए तो इतना सेंटीमीटर/सेकेंड इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये था मेरा 4 का क्वेश्चन नंबर ए। अब चलिए हम लोग 4 का बी कर लेते हैं। इसके आगे 4 का बी, 1 मिनट आप लोग रुक जाइए। देखिए अब हम लोग करेंगे 4 का बी। इस 4 का बी देखो हम कैलकुलेटर ले लिए। अब देखिए अब हम लोग करेंगे 4 का बी। 4 का बी जो क्वेश्चन है ना, वो है क्वेश्चन नंबर हमारा जो चैप्टर नंबर 2 है सॉइल वाटर रिलेशनशिप, उसका ये क्वेश्चन है। उस चैप्टर से ये क्वेश्चन दिया गया है। तो चलिए फटाफट से इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले आप लोग क्या करो, जो भी क्वेश्चन दिया जाए सबसे पहले गिवन डाटा लिखो। देखिए सबसे पहले इसका हम लोग सोल्यूशन करते हैं। देखिए सोल्यूशन करते हैं इसका। आप लोगों को दिख रहा होगा, बोल रहा अ फील हैविंग अ वॉल्यूम इतना cubic meter is to be constructed at a void ratio of 0.73. The soil is required to be excavated from a pit having a void ratio 1.2. Estimate the volume of excavated soil from the borrow pit in cubic meter and also find the number of trip required by a truck if its load carrying capacity is इतना। ठीक है, आप लोग को अभी कुछ समझ में नहीं आया होगा। आप लोग क्या करो, देखो आराम से, और कॉपी कलम है तो नोट करते जाओ। देखो सबसे पहले आपको क्या लिखना, गिवन डाटा। एग्जाम में भी गिवन डाटा से आप लोग स्टार्ट करना। और जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे आप लोग को थ्योरी कम और न्यूमेरिकल ज़्यादा देखने को मिलेगा। इसके बाद हम क्या करेंगे ना, जियोटेक्निकल का कंप्लीट 5 जो मॉड्यूल है आप लोगों का, जियोटेक्निकल 1 5th सेमेस्टर में जितना पढ़ना है वो सारा का सारा वीडियो हम अपलोड कर देंगे। उसके बाद आपका जियोटेक्निकल में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा और आप लोग 70 में 70 मार्क्स ले पाओगे। देखो सबसे पहले गिवन डाटा, देखो ये जो डाटा दिया हुआ है, ए फील हैविंग अ वॉल्यूम इतना,
ये जो डाटा दिया हुआ है ना वो है एम्बैंकमेंट का डाटा। एम्बैंकमेंट किसको बोलते हैं समझो। जैसे हमको रोड बनाना है, रोड बनाने के लिए हमको मिट्टी चाहिए। अब क्या करेंगे, कहीं से मिट्टी लाएंगे, जहाँ से कुछ अलग जगह से मिट्टी को खोद कर लाएंगे। खोदना मतलब एजुकेट करके लाएंगे और एम्बैंकमेंट के ऊपर फिर उसको कंपैक्ट कर देंगे। तो ये जो डाटा दिया हुआ है वो है मेरा एम्बैंकमेंट का डाटा। फिल को ही हम लोग एम्बैंकमेंट बोल रहे हैं। तो देखो जो जो दिया हुआ है ना वो उसका डाटा पहले लिख लो। देखो हमको फिल का डाटा दिया हुआ है, फिल को ही हम बोल रहे हैं एम्बैंकमेंट। यहाँ पे लिख देते हैं सबसे पहले एम्बैंकमेंट। देखो ए फिल हैविंग अ वॉल्यूम। देखो सॉइल में 3 चीज़ें होती है, जैसे सॉइल में हमेशा 3 चीज़ होती है। कौन कौन चीज़ होगी, सबसे पहले 3 चीज़ होती है, 3 बॉक्स हम लगा ली। ये एक रिप्रेजेंट करने का तरीका है। सॉइल का जो सॉलिड पार्टिकल होता है सबसे पहले वो हो जाएगा। सॉइल का हो गया मेरा सॉलिड पार्टिकल। और सॉइल में कुछ वाटर भी होती है तो ये हो जाएगा मेरा वाटर। और सॉइल में होती है एयर। सॉइल में 3 चीज़ होती है, सॉलिड, वाटर और एयर। ये जो डाटा दिया हुआ है वो है एम्बैंकमेंट का डाटा। देखो इसका डाटा हम चारों तरफ लिख लेते हैं। देखिए इसका वॉल्यूम दिया हुआ है, एम्बैंकमेंट का वॉल्यूम। देखो 1 2 3 4 5 6 10 का पावर 6 मीटर क्यूब। क्यूबिक मीटर का मतलब होता है मीटर क्यूब। और इसका वॉइड रेशियो दिया हुआ है। देखो वॉइड रेशियो दिया हुआ है 0.73। ठीक है। अब देखो द सॉइल इज रिक्वायर्ड टू बी एग्जीक्यूटेड फ्रॉम ए पिट हैविंग अ वॉइड रेशियो ऑफ 1.2। मतलब क्या क्या, ये जो पिट है मेरा, इसी को हम दूसरा नाम बोरो पिट भी बोलते हैं। वहाँ से मिट्टी उठाया और यहाँ पे मिट्टी डाल के यहाँ पे इसको कुछ बनाना है एम्बैंकमेंट। तो देखो ये डाटा भी लिख लो। ये जो पिट है मेरा, पिट का डाटा लिख लो। पिट को हम लोग बोलते हैं बोरो पिट। बोरो पिट। बोरो पिट देखो जहाँ से मिट्टी हम लाएंगे उसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होगा और जहाँ पे मिट्टी कंपैक्ट कर देंगे तो उसका वॉल्यूम कम होगा। इसको सिंपल भाषा में ऐसे समझो, कहीं से मिट्टी लाए तो उसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा ना, और क्योंकि उसमें हवा आ गया, एयर आ गया, उस मिट्टी को हम किसी दूसरी जगह जाके कंपैक्ट कर दिए तो उसका वॉल्यूम कम होगा। क्यों? क्योंकि उसको हम लोग कंपैक्ट कर दिए हैं। तो इसका वॉल्यूम, इससे इसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा क्योंकि हम यहाँ से मिट्टी मतलब यहाँ से मिट्टी खोद कर यहाँ पे डाल रहे हैं। देखो ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ये सॉलिड, ये मेरा वाटर और ये मेरा एयर। ठीक है। देखो द सॉइल इज रिक्वायर्ड टू बी एग्जीक्यूटेड फ्रॉम ए पिट हैविंग वॉइड रेशियो कितना दे दिया इसका, वॉइड रेशियो 1.2 दे दिया। हमसे बोल रहा है इसका वॉल्यूम दिया है 10⁻6। एस्टिमेट द वॉल्यूम ऑफ एग्जीक्यूटेड सॉइल फ्रॉम बोरो पिट इन क्यूबिक मीटर। देखो ये है मेरा बोरो पिट, इसका वॉल्यूम हमसे पूछ रहा है। वॉल्यूम इसका क्या होगा ये हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। ठीक है। देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, बहुत ही आसान तरीका। देखो कुछ चाहे सॉइल में कुछ भी हो जाए, सॉलिड का वेट और सॉलिड का वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट होता है। तो सबसे पहले आपका फोकस होना चाहिए वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकालने का। तो देखो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है V/1 + E। वॉल्यूम किसका लेंगे, ये कि अभी देखो वॉल्यूम दिया हुआ किसका, एम्बैंकमेंट का वॉल्यूम। यहाँ पे लिख लो एम्बैंकमेंट। वॉइड रेशियो किसका लेना है, इसका भी एम्बैंकमेंट का ही लेना है, एम्बैंकमेंट। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, देखो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड एम्बैंकमेंट का और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बोरो पिट का दोनों सेम ही होता है। ठीक है। तो निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट कितना दिया हुआ है 10⁻6, 1 प्लस एम्बैंकमेंट का वॉइड रेशियो 0.73। इसको सॉल्व करो, 10⁻6 अपॉन 1.73। देखो सॉल्व करते हैं इसको। 10⁻6 बट्टे 1.73 कितना आया, देखो 57803
034.68 क्यूबिक मीटर क्यूब। देखो आ गया ना, ठीक है। अब देखो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड तो कांस्टेंट होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इसके लिए और इसके लिए दोनों सेम होगा। अब हमको क्वेश्चन में बोल रहा है कि वॉल्यूम ऑफ बोरोपिट बनाओ, तो यहाँ पे लिख देते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉलिड किसके बराबर होगा, टोटल वॉल्यूम किसका, बोरोपिट का, बोरोपिट अपॉन 1 प्लस ई किसका ले लेंगे, इस ये भी लेंगे हम लोग बोरोपिट का, ठीक है, बोरोपिट का। हमको निकालना है किसका, वॉल्यूम ऑफ बोरोपिट। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड तो हम निकाल चुके थे, इतना आया है, तो लिख देते हैं यहीं पे हम निकाल देते हैं। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कितना आया, 57803.68, ठीक है। जब इस देखो बराबर लिख देते हो वॉल्यूम ऑफ, ये निकालना है हमको वॉल्यूम किसका, बोरोपिट का, वॉल्यूम ऑफ बोरोपिट बट्टे 1 प्लस ई, देखो ये कुछ नहीं है तो बट्टा 1 लिख देते हैं। 1 प्लस ई कितना था, देखो बोरोपिट का वॉइड रेशियो कितना है 1.2, यहाँ पे 1.2 लिखो। अब देखो कोनमा कोनमी गुना कर दो, कोनमा कोनमी गुना करो, तो यहाँ से हम लोग वॉल्यूम ऑफ बोरोपिट निकल जाएगा, वॉल्यूम ऑफ बोरोपिट। ये क्या हो जाएगा, इतना गुना इतना, 57803.68 गुना 1 प्लस 1.2, तो 112.2। जब देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग कैलकुलेटर में, इतना तो आया हुआ था ना, देखो 57803.68 गुना 2.2। जब आप सॉल्व करोगे तो इसको, तो ये आया है 1271676.296 क्यूबिक मीटर, ठीक है। अब देखो ये तो आ गया मेरा वॉल्यूम ऑफ बोरोपिट। बोरोपिट मतलब जहाँ से मिट्टी एग्जीक्यूट करके ला रहे हैं। अब लाएंगे तो किस पे लाएंगे, तो कुछ ये जो देखो ट्रक पे उठा के ले आया। एक ट्रक का कैपेसिटी है 20,000 क्यूबिक मीटर, तो हमको बोल रहा है कि कितना ट्रिप ले जाना पड़ेगा, नंबर ऑफ ट्रिप पूछ रहा है, तो यहाँ पे लिख देते हैं नंबर ऑफ ट्रिप। इसलिए नंबर ऑफ ट्रिप, नंबर ऑफ ट्रिप मतलब टोटल वॉल्यूम कितना निकला है 1271676.296। और एक ट्रक का कितना कैपेसिटी है, देखो एक ट्रक का कैपेसिटी है 20,000 क्यूबिक मीटर, तो यहाँ पर लिख दो 20,000। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, कितना है 1271676.296, ठीक है, बट्टे 20,000, 1 2 3, 20 पे 3 को 0। जब इसको सॉल्व किए हैं तो देखो आया 63.58, 63.58। इसको हम 64 लिख देंगे, क्यों, क्योंकि 63.5 ट्रक थोड़ी मिट्टी हम लेकर आएंगे, तो इसको हम पॉइंट में था 63.58, तो हम 64 ट्रिप धर लिए, तो 64 ट्रिप इसका आंसर हो जाएगा। तो देखो 4 का ए और 4 का बी हम लोग, 4 का बी भी हम लोग सॉल्व कर लिए। अब इसके बाद हम लोग कर लेंगे फिर अगला क्वेश्चन, ठीक है ना।